हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ पेपर के बारे में। ये आपका एग्जीक्यूटिव लेवल का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर माना जाता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी अगर आप हैं तो आपको ये कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा ज़रूरी भी है अगर आप कहीं पर वर्किंग हैं तो कंपनी लॉ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी में जो भी एक्ट लगेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझसे एडवाइस लेंगे कि कंपनी लॉ कैसे लगना चाहिए। जनरल मीटिंग करवानी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मुझे बोर्ड कैसे काम करेगा ये देखना है। अगर कंपनी ने कोई चार्ज ले रखा है, कंपनी को कोई चार्ज इशू हो रखा है, बैंक से लोन लेने को चार्ज बोलते हैं, तो उसकी इशुएंस भी एज पर कंपनीज एक्ट मुझे ही करवानी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये पेपर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, ज़्यादा पार्ट थ्योरेटिकल आता था तो लोग सिर्फ सेक्शंस पढ़ के चले जाते थे और पेपर क्लियर हो जाता था। क्योंकि आपको कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करना है और इंस्टीट्यूट चाहता है कि जो भी कंपनी सेक्रेटरी करके प्रोफेशन में जाएं वो जेम ऑफ द पर्सन होने चाहिए। तो इसीलिए केस लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर केस लॉ बेस्ड होता है, ताकि आप केसेस को सॉल्व करके जान पाएं कि अगर कंपनी में ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तो आपको कैसे एक्ट करना है। अब कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कंपनीज एक्ट पढ़ना है। तो कंपनीज एक्ट स्टार्ट कैसे हुआ था, थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे, पूरा इन डिटेल मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा ओवरव्यू जरूरी है। सब पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आया था कंपनीज एक्ट 1956। किसकी रिकमेंडेशन पे? भाभा कमेटी की रिकमेंडेशन से। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कंपनीज एक्ट या कंपनीज में काम नहीं होता था, पर वो एक्ट रिकग्नाइज्ड इस लेवल पे नहीं थे। कंपनीज एक्ट 1956 में 658 सेक्शंस थे जो हम लोगों ने पढ़े थे, विद 13 शेड्यूल्स, जिसमें कि बैलेंस शीट इन्हीं शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग बनती थी, सेक्शंस में सारी डिटेल थी। इस एक्ट को बाद में खत्म कर दिया गया और अब आप लोग पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज में इतने चेंजेस आते हैं डे टू डे, तो सरकार को भी लगा कि चेंजेस लाने की ज़रूरत है लॉ में भी, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है ऑब्वियसली कंपनीज के काम करने का तरीका बदलता है, शेयर होल्डर्स की जो कंपनी से एक्सपेक्टेशंस हैं वो बदलती हैं, तो इसीलिए चेंजेस लाए गए। ये चेंजेस टाइम टू टाइम बहुत बार लाए गए, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ 2014 का कॉन्सेप्ट पेपर मैं आपको बता देती हूँ, जो जे ईरानी कमेटी ने रखा था। कॉन्सेप्ट पेपर का मतलब होता है ऐसा पेपर जिसमें कि सारी रेकमेंडेशंस हैं अबाउट द एक्ट, कि हम ये रेकमेंड करते हैं कि ये चेंजेस आने चाहिए एक्ट में। अब वो रेकमेंडेशन के लिए एडवाइस किससे ली जाएगी? जनता से, क्योंकि पब्लिक है जो पैसा लगा रही है कंपनी में। तो कंपनीज एक्ट में अगर चेंजेस होंगे तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो क्या किया जाता है, ये जो सारी रिकमेंडेशंस हैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दी जाती हैं, चाहे ई फॉर्म में या पेपर फॉर्म में। फिर पब्लिक अगर उन पे कोई अप्रूवल्स देती है या एडवाइस देती है चेंजेस करने की, उनको देखा जाता है। बेस्ड ऑन दैट वो कॉन्सेप्ट पेपर को से लॉ में अमेंडमेंट्स की जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट पेपर के बेस पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज आए लोगों के। लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, चेंजेस लाने ज़रूरी हैं, तो उसको भी पास किया गया था। बट उसके बाद भी एक्ट में कभी चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं आए कि एक्ट ही बदल दिया। 2013 में ज़रूरत पड़ी कि एक्ट को ही रिवाइव किया जाए। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंपनीज में पैसा बहुत सारे अनवांटेड मीडियम से आ रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम करने के तरीके में भी फ्लॉज थे। ऑडिटर्स की ऑडिट्स भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी स्कैम्स हुए। इसलिए एक नया एक्ट ही इंट्रोड्यूस किया गया, कंपनीज एक्ट 2013। 2013 अगस्त में ये एक्ट पास हुआ और उसके बाद
30 अगस्त 2013 में ये एक्ट गैजेट ऑफ इंडिया में लागू किया गया, नोटिफाई किया गया। अब एक्ट में क्या क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। 470 सेक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं। और क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होता है, हम कंपनी सेक्रेटरीज कंपनीज एक्ट पे ही काम करती हैं, तो हमसे कुछ रिकमेंडेशन, हमारे इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेशन दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसी बेस पे ICSI ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एक्ट के साथ फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप किसी कंपनी में रूल्स या फिर कंपनी एक्ट लागू करवा रहे हैं। हमने ये तो देखा कि एक्ट बना, एक्ट में चेंजेस आए। पहले 1956 एक्ट था, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट पेपर्स लाए गए, चेंजेस हुए, रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, बहुत सारे सर्कुलर्स आए और बहुत सारे स्कैम्स हुए जिसमें कि ऑडिटर्स को जो भी कंपनीज एक्ट में फॉल्स थे उन्होंने उसको यूटिलाइज करके ऑडिट नहीं किया कंपनीज का। इसीलिए एक नया एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 बना। कंपनीज एक्ट को पूरा चेंज करने की जरूरत इसीलिए थी टू कीप एन एक्स्ट्रा आई ऑन दी कंपनीज एक्टिविटीज, कि कंपनी कर क्या रही है, कहीं ये पैसा हमारे जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो लेकर भाग तो नहीं रहे हैं, और अगर भाग रहे हैं तो क्या प्रोविजंस हैं कि हम उन पे एक्स्ट्रा आय रख सकें, उनको एक्स्ट्रा पेनल्टीज दे सकें। कंपनी सेक्रेटरी जो वहां पर काम कर रहा है उसकी पूरी ड्यूटी बनती है वो देखे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं उस पैसे, वो जो पैसा शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया उसको कहीं गलत तरीके से तो नहीं यूटिलाइज कर रहा, तो पेनल्टीज बढ़ा दी गई। इनसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, स्मॉल शेयर होल्डर्स के जो उनको जो राइट्स दिए गए थे उनमें थोड़े चेंजेस आए। टू कीप एन एक्स्ट्रा आई, नोटिस, सर्कुलर्स बहुत ज्यादा आने लगे, और इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए। ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर मैं कंपनी में एक्ट को फॉलो करवा रही हूँ तो उसको और स्ट्रिंजेंट करने के लिए मुझे ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो भी मुझे पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। कंपनीज एक्ट 2013 में नया कॉन्सेप्ट आया 1 पर्सन कंपनी का। 1 पर्सन कंपनी, अगर आपको कंपनी खोलनी है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम आपको 2 मेंबर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए, पर अगर मैं अकेले कंपनी खोलना चाहती हूँ, मुझे तो है कि भाई नहीं मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलूंगी अकेले खोलूंगी, आई हैव अ गुड आइडिया, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहती हूँ, तो उसके लिए 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, वो सब आप आगे पढ़ेंगे, इसी एक्ट में आगे पढ़ते जाएंगे। अब हम ये देख लें कि ये एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है, कौन सी अथॉरिटी है जो इनको लागू करवाती है। एक्ट बनता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कैसे बनता है? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा में बिल लाया जाता है, वो बिल मेजॉरिटी पास करती है लोकसभा में, फिर वो राज्यसभा के मेंबर्स पास करते हैं उसको, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जब उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्ट में कन्वर्ट हुआ था 30 अगस्त 2013 में, हमारा कंपनी लॉ। रूल्स टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट लाती रहती है, अगर उनको लगता है कि चेंजेस की जरूरत है एक्ट में तो वो रूल्स लाती है। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लाती है, बनाती है। इसके अलावा रेगुलेशंस और सर्कुलर्स भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं, मिनिस्ट्री वो भी निकालती है कि आपको ये चेंजेस लाने चाहिए, अभी इसको फॉलो करो। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया ये हमारी इंस्टीट्यूट ने बनाए हुए हैं। ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड स्टार्टिंग में 10 थे, वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि हमें फॉलो करने जरूरी है। अब ये एक्ट 2013 जब से बना है तो एक्ट में भी तब से चेंजेस आए हैं 4 बार, उसके बाद एक्ट को अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी है, थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स लाए गए हैं एज पर द मार्केट सिचुएशंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्ट है, कंपनी लॉ है,
तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें किसकी डेफिनेशन पढ़नी चाहिए? कंपनी की। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी लॉ की कंपनी की डेफिनेशन कंपनी लॉ में कहाँ होगी? सेक्शंस में। कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस है 2013 में? 470 सेक्शन है जो हमें आने चाहिए विद 7 शेड्यूल्स। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट है। व्हाट इज अ कंपनी? एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब सेक्शन को पढ़ते कैसे हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं। मैंने क्या बोला? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। सेक्शन नंबर्स के अकॉर्डिंग होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया सेक्शन। इसके बाद सेक्शन 2 में सिर्फ कंपनी की डेफिनेशन तो है नहीं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो उसके आगे लगा दिया जाता है। ये डेफिनेशन का सेक्शन तो है सेक्शन 2, पर 1 2 3 4 करके सब सेक्शन बना दिए गए हैं जिनमें सारी डेफिनेशंस अलग अलग टर्म्स की डेफिनेशंस दी होंगी। तो इसको पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। अगर सब सेक्शन 20 के बाद भी आपको ऐसे ए या बी लगा हुआ दिखे तो दैट इज क्लॉज ए, कि उसके बाद और क्लॉजेस अगर डालने हैं इसी सेक्शन में, इसी सब सेक्शन में, तो क्लॉज ए करके पढ़ते हैं। कंपनी मीन्स a company incorporated under this act or under any previous act। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहां पर है कंपनी लॉ की डेफिनेशन? कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 सेज कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कि ये एक्ट आने के बाद कंपनी की इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हुई। इनकॉर्पोरेट कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन एज पर दिस एक्ट हुई। इस एक्ट के सारे लॉ फॉलो करने के बाद हमने कंपनी बनाई, या फिर अब ये 2013 में एक्ट आया तो इसके पहले की कंपनियां मर थोड़ी ना जाएंगी, या फिर इससे पहले वाले एक्ट में 1956 में अगर कोई कंपनी बनी है तो उसको भी कंपनी के तौर पे यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आई? कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई एज पर दिस एक्ट, और या फिर इससे पहले वाले एक्ट में अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा, और उस प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग बनी हुई कंपनी को इस एक्ट के सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। एक बहुत फेमस डेफिनेशन है जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन। इन्होंने डेफिनेशन दी थी कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल एक साथ एसोसिएट होते हैं। किस चीज के लिए एसोसिएट होंगे? जैसे मैं हूं, आप हैं, ऐसी कोई थर्ड पर्सन है, हमने सोचा कि चलो हम मिलकर एक बिजनेस खोलते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम उस आइडिया को लेकर अपना एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं। हमने मिल के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक साथ आए। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हमने कहा कि हम मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस हो सकता है। इन्वेस्ट मनी और स्टॉक फॉर अ कॉमन बिजनेस। बिजनेस के लिए पैसा तो चाहिए, तो अब इनिशियली तो हम पब्लिक के पास जा नहीं सकते कि भाई पैसा तो हमें कंपनी बनानी है, नहीं। उस टाइम पे हम सब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, उस कंपनी में पैसा लगाएंगे ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके और प्रॉफिट की शेयरिंग हो। प्राइवेट दो तरीके की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। अब मैंने कंपनी तो खोल ली, आइडिया में लेके आई, तो मुझे क्या बोला जाएगा? हु ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ द कंपनी? प्रमोटर। आई एम द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। मैं कंपनी बनाऊंगा, कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। कंपनी बनाने के बाद मैं खुद कंपनी नहीं चलाऊंगा, मैं बोर्ड अपॉइंट करूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। वो डायरेक्टर कंपनी चलाएंगे और जो रिटर्न आएगी उसको मुझे मेरी शेयर होल्डिंग जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे दे देंगे।
अब हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी कि कंपनी होती क्या है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, पर कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, कंपनी का नेचर क्या होना चाहिए, कंपनी काम कैसे करती है, उसके लिए हमें थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की पढ़नी पड़ेगी। कंपनी की फर्स्ट कैरेक्टर है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट मीन्स किसी से सेपरेट। किससे सेपरेट? कंपनी में, कंपनी बनाने वाला कौन? प्रमोटर। कंपनी में पैसा लगाने वाले कौन? मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कंपनी के। तो कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। कंपनी के पास अपना एक नाम होता है, विच वी हैव हर्ड, रिलायंस के पास अपना नाम है, टाटा के पास अपना नाम है। कंपनी अपने एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगी। अगर कंपनी प्रॉपर्टी खरीदेगी तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे करेगी। सिग्नेचर कैसे करेगी? कंपनी की एक कॉमन सील होती है, कॉमन सील होती है। सेपरेट एसेट्स होते हैं जो कि इसके मेंबर्स से अलग होते हैं। तो कंपनी और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। मेंबर्स की लायबिलिटी कंपनी पे सिर्फ उतनी है जितने के उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, दैट्स इट। अगर मैंने 100 रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं, कंपनी पे लोन है या कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है, मेरी लायबिलिटी सिर्फ 100 रुपए की होगी, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं डिमांड किया जा सकता। वैसे वर्सा कंपनी ने प्रॉफिट भी अर्न किया है तो कंपनी मुझे उस 100 रुपए के अकॉर्डिंग डिविडेंड देगी, या वॉटएवर, अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये थोड़ा हमने समझा। इसका एक फेमस केस है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड द कंपनी। इसमें कैसे सैलमन ने कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी प्रूव किया, ये थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। सैलमन वाज अ पर्सन, ही वाज अ लेदर मर्चेंट और बूट फैक्ट्री थी उसकी वो बूट फैक्ट्री बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, लॉसेस में जा रही थी। तो उसने क्या किया? उसने एक कंपनी बना दी। कंपनी में अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते हो तो उसमें कितने मेंबर्स चाहिए? मिनिमम 7 मेंबर्स। पब्लिक कंपनी के लिए मुझे 7 मेंबर्स चाहिए, तो सैलमन को भी 7 मेंबर्स चाहिए, कंपनी रजिस्टर करानी है। तो 7 मेंबर्स में उसने कौन लिया? हिमसेल्फ, वो खुद, अपनी वाइफ, एक बेटी और 4 बेटे, इन सबको मिला के बन गए 7 मेंबर्स। अगर आप मेंबर बनते हो कंपनी के, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबने क्या किया? 1-1 पाउंड इन्वेस्ट कर दिया। चाहे ये तो नहीं है कि मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना है, भाई मैं 1 पाउंड इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, 1 पाउंड इन्वेस्ट कर दिया, मेंबर्स बन गए। मेंबर्स बनने के बाद कंपनी रजिस्टर हो गई। थोड़े टाइम बाद सैलमन ने अपना जो बूट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस था, जो लॉसेस में जा रहा था, जिसके ऊपर बहुत सारे क्रेडिटर्स थे, उसने ये बिजनेस बेच दिया अपनी कंपनी को, जो कंपनी फॉर्म की थी उसने। तो कंपनी फॉर्म की, बिजनेस बेच दिया, लीगल है, बिजनेस आप किसी को भी बेच सकते हो। बिजनेस बेचने के बाद वैल्यू लगाई गई इस बिजनेस की। आप किसी को कुछ सेल करते हो तो रिटर्न में पैसे तो लेते हो ना, तो कंपनी की भी वैल्यू लगाई गई 38,782 पाउंड्स। अब ये वैल्यू है तो सैलमन को पैसे मिलने चाहिए, तो उसने पैसे कैसे लिए वो देखते हैं। कंपनी ने, जो ये नई कंपनी बनी थी जिसमें ये 7 मेंबर्स उसके खुद के फैमिली मेंबर्स थे, इस कंपनी ने इस वैल्यू के अगेंस्ट उसे 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स इशू कर दिए। डिबेंचर्स सिक्योर्ड होते हैं। अगर कंपनी लॉसेस में जाती है, कंपनी बंद होने वाली होती है, तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अपना पैसा वापस मिलता है। तो डिबेंचर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर में आ गए, 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स इशू किए, 20,000 पाउंड के पेड अप शेयर कैपिटल उसने ले ली, प्लस जो बाकी बचा हुआ पैसा था कैश ले लिया। और कंपनी की नॉमिनल कैपिटल थी 40,000 पाउंड। उसने कुछ कहकर पब्लिक, क्योंकि पब्लिक कंपनी थी, पब्लिक से पैसा भी इन्वेस्ट करवाया, अनसिक्योर्ड कुछ लोन भी ले लिया मार्केट से, तो वो क्रेडिटर्स थे। अब ये कंपनी तो खोली ही फ्रॉड करने के लिए थी,
ये कंपनी बंद हो गई। जब ये कंपनी बंद होगी तो कंपनी के जितने भी एसेट बचे हुए हैं सबसे पहले किसको मिलेंगे? एसेट डिवाइड होंगे क्रेडिटर्स में। तो सबसे पहले अगर आपकी कंपनी में एसेट हैं, वाइंडिंग अप हो गई आपकी कंपनी की, तो वो डिवाइड किए जाते हैं एसेट्स। कोर्ट डिवाइड करती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको सबको पैसा लौटा दिया जाता है कंपनी के एसेट्स बेच के। कंपनी के एसेट्स थे 6000 के आसपास। तो सबसे पहले किसको मिलेगा पैसा? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अनसिक्योर्ड तो बाद में आएंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ कौन था? सिर्फ सैलमन, जिसको डिबेंचर्स इश्यू हुए। सैलमन ने एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर पैसा ले लिया, जितना भी एसेट्स बचे हुए थे उसके अकॉर्डिंग पैसा ले लिया। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कहा कि हमें तो बेवकूफ बनाया गया, हमने पैसा भी लगा लिया कंपनी में, सैलमन ने अपने ही लोगों का की कंपनी बना के हमसे पैसा भी ले लिया, और अब दिवालिया हो गई कंपनी, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। दे वेंट टू द कोर्ट। उन्होंने कहा कि सैलमन कंपनी का ओनर है, हमें उससे पैसा वापस दिलवाया जाए। बट कोर्ट में डिसीजन आया, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है, सैलमन भी सिर्फ उसका एक मेंबर था। एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ही हैज अ राइट ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले उसको मिलेगा। कंपनी और सैलमन सेपरेट हैं। सेपरेशन के अकॉर्डिंग कंपनी का अपना नाम है, अपना बिजनेस है, अपनी सील्स हैं, अपने एसेट्स हैं, सैलमन पे कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तो इसलिए कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अदर देन इट्स मेंबर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितने उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं। शेयर का पैसा उन्होंने दे दिया, फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, तो मेंबर्स की कोई जीरो लायबिलिटी है। सैलमन के पास भी फुल्ली पेड अप शेयर्स थे, जीरो लायबिलिटी बनती है उसकी। एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर डिवेंचर्स की वजह से उसका पूरा राइट बनता है कंपनी के एसेट्स पे। तो कंपनी एंड द मेंबर आर सेपरेट लीगल एंटिटी एज पर दिस केस लॉ। अब हमने ये देखा कि कंपनी और उसके मेंबर सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। कंपनी का मेंबर से सिर्फ उतना लेना देना है जितना उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। रिटर्न भी देगी तो उसके अकॉर्डिंग देगी, लायबिलिटी बनती है तो उतनी ही बनेगी। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन है, अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, और उसके सिग्नेचर करने के लिए कॉमन सील है, और सू भी कर सकती है। इट कैन सू समबडी। इसको भी कोई सू कर सकता है अगर कंपनी धोखा देती है। पर आर्टिफिशियल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है कि वो सिटीजन बने किसी कंट्री की, कोई राइट्स और ड्यूटीज नहीं होते हैं। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट पर्सन की डेफिनेशन में वो आती है जिसमें कि उसको सारे लीगल राइट्स हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी लायबिलिटी के साथ बनती है। अगर आप कोई कंपनी खोलते हो तो उसमें आपको कुछ लायबिलिटी बनेगी कि आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो। आप कंपनी खोलोगे, सारा पैसा आप अपना लगाएंगे, कहीं आपको बिजनेस करना है, पैसे की ज़रूरत पड़ी, मार्केट से पैसा उठाओगे, बैंक्स के पास जाओगे, लोन लोगे, तो आपकी लायबिलिटी बनेगी, रीपे भी तो करना है। तो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के साथ बनती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनीज बहुत कम होती हैं, जिसको कि कंपनीज एक्ट में बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है। 3 तरीके की कंपनीज होती हैं: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय लायबिलिटी में डिवाइड हुई हैं। पब्लिक कंपनी भी ऐसे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय लायबिलिटी, ओपीसी भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितने आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, और आपकी लायबिलिटी एज अ शेयर होल्डर भी उतनी बनती है जितने आपने शेयर्स खरीद रखे हैं। लिमिटेड बाय लायबिलिटी में आप मेमोरेंडम में एक अमाउंट लिखते हैं कि मेरी लायबिलिटी इतने अमाउंट की बनती है, कभी कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तो इतना अमाउंट मैं पे करूँगा। जैसे कि आपको लोन चुकाने हैं तो इतनी आपकी लायबिलिटी बनती है। आपकी पर्सनल एसेट, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पर्सनल एसेट भी सीज हो जाते हैं। अगर आपने कंपनी बना रखी है, लिमिटेड कंपनीज हैं,
ये कभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ नहीं बनती, आपके पर्सनल एसेट सीज नहीं हो सकते हैं। ओपीसी है। अब आप कहेंगे 1% कंपनी की जरूरत क्या है, प्रोपराइटर तो होता ही है, एक प्रोपराइटरशिप खोल दीजिए आप। तो 1% कंपनी की जरूरत क्या थी? 1% कंपनी की जरूरत सिर्फ इसलिए थी कि हम लायबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट यहाँ पर लिमिटेड रखेंगे। प्रोपराइटरशिप में लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। अगर पैसा चुकाना है प्रोपराइटर को तो वो उसके पर्सनल एसेट भी सीज कर सकता है, क्रेडिटर उसके पर्सनल एसेट को भी क्लेम कर सकता है जिससे बेचकर उसका पैसा चुकाया जा सके। सो कंपनी कम्स विद लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी कि इतना पैसा अगर कंपनी डूबती है तो आपको पे करना है, ये लायबिलिटी लिमिटेड है अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब हमें नहीं पता कि ये कब मरेगी। कंपनी मरती नहीं है, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी वहीं रहेगी। डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स बदल जाएंगे, डायरेक्टर्स बदल जाएंगे, कंपनी वहीं रहेगी। कंपनी मरती नहीं है कि हमने कहा कि मैं तो कंपनी 60 साल के लिए खोलना चाहती हूँ, कंपनी ऐसे नहीं खुलती। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन के साथ खुलती है कि इट विल नेवर डाई। हाँ, अगर आपकी कंपनी वाइंड अप करवानी है तो वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है पूरा कंपनीज एक्ट में, आप वाइंड अप जरूर करवा सकते हो। कंपनी कैन बी वाउंड अप और स्ट्राइक ऑफ हो सकती है, स्ट्राइक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ आरओसी। तो कंपनी परपेचुअल सक्सेशन के साथ ही बनती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। कंपनी मैंने कहा पब्लिक प्राइवेट दो तरीके की होती हैं। तो पब्लिक कंपनी अगर मुझे बनानी है, मैं कहती हूँ कि पब्लिक कंपनी बनानी है, लोगों से पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है शेयर्स इशू करने के लिए मुझे स्टॉक एक्सचेंज के पास ही जाना पड़े। मैं अपने नॉन लोगों को भी कह सकती हूँ पब्लिक कंपनी में कि भाई मैंने कंपनी खोली, ऑब्जेक्ट अच्छा है, अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आप पैसा लगा दो और मैं शेयर्स इशू करूंगी। तो मान लिया ए ने कंपनी खोली और बी को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे। शेयर्स ICDR गाइडलाइन में जाकर आप स्टॉक एक्सचेंज में भी इशू कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ यहाँ पब्लिक कंपनी में नॉन की बात कर रही हूँ। ए ने बी को शेयर्स इशू करे, कहा कि ये बहुत अच्छी कंपनी है भाई, आपका पैसा लगाओ, हम आपको रिटर्न देंगे। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड बी को लगा कि कंपनी तो कुछ बहुत अच्छा कर नहीं रही है, मुझे नहीं चाहिए शेयर्स और मेरे को अपना पैसा वापस चाहिए। बी ए के पास जाता है कि मेरा पैसा वापस करो। ए कहता है नहीं नहीं, आपने तो हमारे शेयर्स लिए हैं, इसके बदले आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो बी इस केस में ए को सू कर सकता है कि भाई कंपनी में तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, आप मेरे को लायबल नहीं कर सकते कि मैंने शेयर्स खरीद लिए तो वो मेरे ही हो गए, अब मैं इनको बेच नहीं सकता, मेरी मर्जी, मैं आगे सी को इन शेयर्स को बेच दूं। बी कैन ऑलवेज सेल द शेयर्स और गिव इट बैक टू द कंपनी, उसकी मर्जी है। शेयर्स हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स कभी नहीं होते हैं। तो अगर आपको कंपनी में पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, निकालना है एनी टाइम यू कैन डू सो, यू कैन ट्रांसफर द शेयर्स टू द अदर पर्सन और बैक टू द कंपनी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। अगर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इंडिविजुअल है, उसका एक वजूद है लॉ में, तो उसके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स भी हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है मतलब ऑफर दे सकती है, एक्सेप्टेंस ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। कॉन्ट्रैक्ट हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन ऑफर देता है, जैसे मैंने ऑफर दिया कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस आ गई, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुई, मैंने आपको शेयर्स दिए, आपने मुझे पैसा दिया, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो सिग्नेचर किसके होंगे, कंपनी के, इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील। ठीक है, तो कंपनी के पास
कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स भी हैं, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन नेम। लिमिटेशन ऑफ एक्शन। अब लिमिटेशन ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि कंपनी काम जो करेगी वो एक लिमिटेड दायरे के अंदर करेगी। मतलब मैंने कंपनी खोली रिफाइनरीज की, ऑयल रिफाइनरीज की, अब मैं कह रही हूँ कि मैं तो कपड़े की मर्चेंट भी बनना चाहती हूँ। थोड़े दिनों बाद मैं कहूंगी कि नहीं, कपड़े का बिजनेस नहीं चल रहा तो चलो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, सेम नाम से, सेम कंपनी। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, अभी तो नहीं। जो भी मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के क्लॉजेज होते हैं कि कंपनी काम कैसे करेगी, नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। तो कंपनी का वो मेमोरेंडम का जो थर्ड क्लॉज है विच इज एन ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें लिखा होता है कि कंपनी काम क्या करेगी। अगर तो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में सब कुछ लिखा है, ऑयल रिफाइनरी भी लिखा है, रेस्टोरेंट भी लिखा है, कपड़े का मर्चेंट भी लिखा है, तो आप कर सकते हैं वो बिजनेस विद द सेम नेम। अगर नहीं लिखा ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो कंपनी के एक्शंस लिमिटेड हैं कि जितना लिखा गया है ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप उतना ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल बायलॉज लिखे होते हैं कि कंपनी अंदर काम कैसे करेगी, इस पर्पस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है, बोर्ड कैसे अपॉइंट होगा, ये सब आर्टिकल में लिखा होता है। तो कंपनी के एक्शंस इंटरनल एंड आउटसाइड ऑफ द कंपनी दोनों का लिमिटेड होते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल में इंटरनली कंपनी कैसे काम करेगी सब कुछ मेंशन होता है। सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी इज सेपरेट देन इट्स मैनेजमेंट। कंपनी के ओनर कौन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स खुद जाकर कंपनी में काम नहीं करते, उनके बिहाफ पे काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैनेज कौन करता है कंपनी को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो यहाँ पर डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, पब्लिक में मिनिमम 3, प्राइवेट में मिनिमम 2, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आपकी कंपनी को मैनेज करेंगे। तो कंपनी का मैनेजमेंट सेपरेट है ओनर से, कंपनी से भी। मैनेजमेंट की लायबिलिटी कंपनी पे नहीं बनती है, मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, उनके कोई राइट्स एंड लायबिलिटी नहीं बन जाते कंपनी पे। दे आर सेपरेट देन द ओनर, देन द कंपनी, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है। ठीक है, तो इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद सेपरेट मैनेजमेंट। द अदर वन इज वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। ये एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो हमने अभी जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन में पढ़ा कि बहुत सारे लोग वॉलंटरीली अपनी मर्जी से आते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, आइडिया लेकर आते हैं, पर किस लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ऑब्वियसली आप शेयर होल्डर हो, कंपनी के लिए दान करने के लिए तो पैसा दिया नहीं है, पैसा चाहिए इन रिटर्न, आपको प्रॉफिट चाहिए। तो इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ सम पीपल फॉर द आउटकम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये नेचर्स हैं सारे कंपनी के, कंपनी ऐसे काम करती है, कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी, कंपनी लॉ क्यों आया था ये सब हमने पढ़ा। कंपनी लॉ हमारे लिए एज अ कंपनी सेक्रेटरी बहुत काम का है। सारे केस स्टडीज, मैक्सिमम केस स्टडीज आते हैं पेपर में, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आप पेपर भी अच्छे से क्रैक कर पाएं और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एक्सपोजर ऐसा हो कि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए। ठीक है, आप प्रैक्टिकली काम फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा, बट ट्रेनिंग में आप वो भी सीख लेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको और लेक्चर्स देखने हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस on the numbers and the email ID mentioned after the slides. Thank you.